हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। सीटेट सेकंड पेपर का सॉल्यूशन हम आपको अभी कराना चाहते हैं। जो क्वेश्चंस आंसर हैं उसको मैं थोड़ा जल्दी में करूँगा और इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डालेंगे पूरा डिस्क्राइब करके। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ ही क्वेश्चंस हमने आप लोगों को दिया था सीरीज 5-5 क्वेश्चंस के, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और लास्ट वीडियो काफ़ी कंफर्टेबल रहा होगा अगर आपने इसको देखा होगा तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना। पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, ठीक है। या मतलब कि जीन पियाजे ज्ञान के बारे में क्या कहना चाह रहे थे, ये हमको देखना है। तो आप इसमें देखेंगे कि उनका था पर्यावरण, ठीक है ना। पर्यावरण से रिलेटेड मतलब बच्चे का इन्वायरमेंट और उसको फोकस करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में ये देखना है कि नहीं, इसको आपको जल्दीबाजी में छोड़ना नहीं है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे, पूरे डिटेल क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा मुझे लग रहा है, अब क्वेश्चन को दोबारा आप देखेंगे, है ना। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। क्या आपको ये पॉसिबल लगता है कि डिफरेंट संस्कृति के बच्चे जो है ना एक समान किशोरावस्था प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करेंगे, ठीक है। ये जो है इस कथन जो है ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा जल्दी हम लोग करा रहे हैं क्वेश्चंस को, है ना। उसका रीज़न आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और लिमिटेड टाइम में हम चाहते हैं जल्दी आंसर आपके पास पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो मैं आपको बताऊं, कल भी कहा था आपसे मैंने कि आप ना इंग्लिश के हिंदी वर्ड को नहीं समझ में तो इंग्लिश की तरफ देखेंगे। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो महारत लक्ष्य का मतलब है मास्टरी, आप समझ लीजिए, ठीक है, गोल ओरिएंटेशन। तो आप इसमें देखेंगे कि अपमान के डर से असफलता या सजा बचने पर ध्यान देना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर पर प्रदर्शन करना, या किसी कार्य के लिए अपनी कौशल को समझ को सुधारने पर ध्यान देना, या फिर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। तो ये जो है अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कि जो आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें होगा। किसी कार्य को अपनी कौशल और समझ से सुधारने पर ध्यान देना, तभी आप अपने मास्टरी कर सकते हैं किसी चीज़ पे भी। जब तक आप उसको नहीं स्किल डेवलप करेंगे तो मास्टरी नहीं होगा किसी चीज़ पे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। कि प्रगतिशील शिक्षा में किसकी भूमिका, शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होना चाहिए बताइए। शिक्षक की भूमिका प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमेशा होना चाहिए कि बच्चों को एक तो हम काम करने के लिए दें, उनको खुद वर्क दें, और जहाँ पर लगे उनको हम सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में उनकी हेल्प करें। यानी ऑप्शन 3 देखें, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन। तो इसका राइट आंसर होगा 3 वर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट आप आएंगे अगले क्वेश्चन में, अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो वो किस अवस्था में विकसित होती है और किस में सक्षम बनाती है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आप देखेंगे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और जो है ऐसी गणना करेंगे तो बीज गणित और गणना, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के, डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसका आंसर आप इसका आंसर लिख लीजिए आप, 4 नंबर होगा आपका इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि छात्र की जो नॉलेज है उसका विश्लेषण, यानी उसको विश्लेषण करे, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन 1 देखेंगे, का नायक कौन है, सिंपल सा पूछा हुआ नायक कौन है, उपन्यास का कथानक क्या है, विषय क्या है, कहाँ पे कह रहा है कि उस क्वेश्चन ऑप्शन 4 देखिए, में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, यानी कि डिटेल यहाँ पर उसके थॉट और व्यूज यहाँ पर एनालिटिक विश्लेषण में सामने आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 4th नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं
थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है टाइम और आपके पहुंच के लिए, है ना। इसको डिटेल से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे 7, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका मायने रखता है, यानी भाग फीलिंग एक जोड़ करके रखना बच्चों को, छात्रों को, है ना, किसी भी चीज़ से जोड़ के रखना। और दूसरा है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको माने कि भाई वहाँ पर कुछ लर्न करने के लिए अगर जा रहा है, ठीक है, तो निश्चित रूप से पहला क्या है कि उनके भावनात्मक लगाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो लर्निंग कर पाएगा। और अगर कोई मान लीजिए कि सुखद अनुभूति में है तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा अच्छा उस समय सीखेगा अपेक्षा कि जब वो दुखद अनुभूति में है या डर में है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, पूछने से किसको प्रोत्साहित मिलेगा। तो ये है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ठीक है। ये किस पे? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, या फिर जेंडर पहचान को मजबूत करना, ठीक है, या फिर आपका जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तो ये जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम लागू कर देना चाहिए, या फिर मतभेद को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के नज़रअंदाज कर देना चाहिए, भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता रूप में मानना चाहिए। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो डिफ्रेंशिएट होते हैं उनको हम एक समझें कि चलो एक अच्छी बात है, इसको हम उसका यूज करें। सपोज करो कोई अलग अलग लैंग्वेज है, बच्चा अलग डिफरेंट लैंग्वेज जान रहा है और उस क्लास की लैंग्वेज से उसका मैच नहीं कर रहा है, तो हम उसको कैसे उसको करें, सदुपयोग करें, या उसको किस तरह से बताएं उसकी विशेषता, ताकि उसको एडजस्ट करके उसको आगे हम बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 4th नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, जो क्लास में प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट है वो क्या है? वो एक ऐसा नहीं है कि किसी मानक पर्टिकुलर मानक को कर दिया या ऑब्जेक्टिव या, बल्कि वो डायनेमिक है, ठीक है ना, गतिशील है, बदलने वाली है। तो इसका आंसर होगा आपका गतिशील। क्वेश्चन नंबर आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है पढ़ते समय। जब वो पढ़ता है तो कुछ विशेषता है, पढ़ते समय उसको अजीब सी व्यवहार देखने को मिलता है, जैसे आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, लाली, सूजन। तो एक क्लियर कट है कि आँखों में उसको कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखिए अगर वो कहे कि आँख में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जब आँख के अंदर लाली और सूजन आ रहा है, दैट मीन्स कि वो उसकी फिजिकल प्रॉब्लम है, दृष्टि संबंधी समस्या है, ठीक है, मेंटल नहीं बल्कि फिजिकल प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि संबंधी समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 12 कथन कारण है ना। कथन कारण में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस चीज़ों को समझना है, पहले कथन को और कारण को फिर देखनी है। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता, उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। मतलब ये हम तय नहीं कर सकते कि किस टाइम पीरियड में या किस ऐसा बिहेवियर किया तो वो किस अवस्था में प्रवेश किया। दूसरा कहता है विकास प्रकृति में निरंतर होता है। बातें दोनों सही हैं, लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है? देखिए पहली बात अपनी बात कह रहा है, दूसरा अपने कह रहा है। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए 3। ए और दो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि दोनों चीज़ें अपनी अपनी बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा एक इसका देखेंगे, इसका आंसर आपको अगर लगे कि व्याख्या करा तो बी भी दूसरा नंबर भी हो सकता है, बट 2 और 3 में मेरा पर्सनल अपना प्रायोरिटी है कि इसको 3 में देना चाहिए मैं प्रायोरिटी इसकी, ठीक है। और वैसे तो आपको 2 भी इसका आंसर लग सकता है, बट अगर आप लास्ट लाइन से जब देखेंगे कि निरंतर होता है तो विकास ठीक है निरंतर होता है, और वहाँ कह रहा पर्टिकुलर क्षण नहीं होता, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको भर सकते हैं गैप को, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है उसको आप 3 आंसर रख सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कथन कारण से संबंधित है, ठीक है। इसमें आप देखें शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह चिंतन करना चाहिए। शिक्षक को क्या अपने रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह क्या होता है, जो आप लोग पास्ट में इस तरह से कुछ विचार बना लेते हैं या किसी के प्रति सोच लेते हैं, उस पर चिंतन करना चाहिए।
और कारण है सांस्कृतिक उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। इसका मतलब है आप समझ रहे हैं दोनों में संबंध है ना। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो अब मैं आपको बता दूं संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका स्कैफोल्डिंग होती है ना। देखिए इसको आप हिंदी में पाड़ कहते हैं या सहयोगात्मक कहते हैं, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए ऑप्शन कौन सा साथ सीखने मार्गदर्शन करता है प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करता है, सार्थक सीखने में सक्षम बनाता है। तो कौन सी गतिविधि है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों को क्या करेंगे हम कि छोटे छोटे समूह में अगर हम या छोटे मुद्दे दें उस पर करने के लिए कहें और उनका एक निष्कर्ष देने के लिए दें, ज़्यादा बेटर होगा। हम सिर्फ नियम और परिभाषाएं उसको बताएंगे तो ये गलत होगा। नियम परिभाषा सिर्फ बताएं तो वैकल्पिक प्रश्नों वाली इससे भी उसका पता नहीं चलेगा। उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने कहेंगे, ये भी ठीक नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 16 पे आइए। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने एक देखा होगा अगर आपने उसमें इसके अंदर जाकर देखेंगे ले वाइगोस्की थ्योरी में तो आपको पता चल जाएगा कि एक सपोर्टिंग सिस्टम की तो हम लोग बात किए थे, है ना। तो वो कहाँ से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, ठीक है। और दूसरा कौन देगा, वो हम उससे जो ज़्यादा जानेगा, यानी कि जो उससे ज़्यादा जान रहा है, निकटस्थ जो है, तो अधिक जानकार। और दूसरी बात क्या है, वो बाहर से। तो कौन सा होगा, 3 होगा इसमें, ठीक है। डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया एक आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें डिसलेक्सिया में कई सारी चीज़ें हैं, पठन और उसके 4-5 टाइप जो दिए गए हैं, डिस्ग्राफिया वगैरह इस तरह से। तो अगर डिसलेक्सिया हम प्रॉपर देख रहे हैं तो एक जो डिसलेक्सिया है ये प्रॉपर वे में आपको न्यूरोलॉजिकल संबंधित है, साउंड सिंबल्स आदि को, तो उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना वो जटिल प्रक्रिया है और मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। और विभिन्न संस्कृति विशिष्ट रूप से होती है, या विभिन्न संस्कृति विशिष्ट रूप से अलग अलग इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स, है ना। हर कल्चर एक जैसा नहीं होगा, हर अलग प्रक्रिया विशेषता है। तो मेरे ख्याल से इसका बेस्ट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट आंसर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कथन कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए ऐसा। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये भी देखिए, अब यहाँ पर 2 चीज़ें, आप क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ेंगे। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से, शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन, समावेशन लाने का पर्पस है कि इन दोनों के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेद जो आपस में मतभेद दिखाई दे रहे हैं, व्यक्तिगत मतभेद हैं, है ना, उनको समाप्त किया जाए, मतभेद को समाप्त किया जाए, है ना। मैं कि इंडिविजुअल को समाप्त करने की बात नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल को आप ख़त्म कर दें या उसकी भावनाओं को ख़त्म कर दें, ये चीज़ नहीं है, बल्कि उनके जो डिफ्रेंसिएशन हैं, उनके मतभेद हैं आपस में, उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें। तो एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही है ना। एक दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। समावेशी कक्षा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो आप देखिए पहले ही आप समझ लीजिए इसके ऑप्शन से कि नहीं। तो प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन करना, ठीक है, ये नहीं है।
जबकि विभिन्न दृष्टिकोण का समावेश करना चाहिए, उचित समावेशन का पालन करना चाहिए, विभेदित निर्देश देना चाहिए, जो चीज़ें हैं उनको डायरेक्शन से है ना कर सकते हैं, लेकिन लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये इसके ऑप्शन में आपको इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथॉस, ठीक है, नॉट इंक्लूसिव क्लासरूम में ये चीज़ें नहीं करना चाहिए कि डिफ्रेंशिएट उनके लोकाचार को, ठीक है। लोकाचार वर्ड है ना, तो लोकाचार वर्ड पे ध्यान दें। तो आपका आंसर इसका जो है इसीलिए ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, नहीं शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21, ये सेशन है, ये भी रीजनिंग है। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धि लब्ध की गणना करके सटीक रूप में नहीं माना जा सकता है, ठीक है, उसको सटीक रूप में नहीं माना जा सकता है। अब इसके उसको आप देखेंगे, उसको एक पहला वाला तो सही है कि भाई एक बच्चा को किसी का जितना कम सक्षम है उतना उसको हेल्प करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ए, ठीक है। दूसरे कथन की हम देखते हैं आर, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, यानी कि ये भी सही कह रहा है कि आप किसी की बुद्धि लब्धि को सटीक रूप से गणना करके नहीं माप सकते हैं। तो कथन तो आपके दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। वहाँ शिक्षक मदद करने की बात कर रहा है, यहाँ पर उसकी मापनी की बात कर रहा है, ये बुद्धि लब्धि मापनी की बात कर रहा है। दोनों अलग अलग राइट तो हैं एक दूसरे के, पर वो दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, अत्यधिक विचलित है, कक्षा दौरान परेशानी होती है, ठीक है। इनमें कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने के लिए कौन सी रणनीति बनाने में प्रभावकारी होगी। तो मैंने कल भी आपसे कहा था अपने पुराने वीडियो में कि आप निगेटिव नकारात्मक चीज़ों को हटाएं, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। छात्र को बार बार कार्य करने के लिए अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्रिटी और उसके अंदर एक कम्प्लेक्स पैदा होगा कि ये मुझे जो है ना इंसल्ट टाइप की फीलिंग भी आ सकती है। छात्र को सख्ती से अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना सख्ती से, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्वनियमन और समय प्रबंधन के टाइमर देना, कि इस तरह से आप टाइम में करने के लिए उसको सिखाना है एक रणनीति, क्योंकि क्या बताता है रणनीति के ऊपर कह रहा है, तो ये रणनीति उसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आइए, कथन कारण है ये भी, क्वेश्चन नंबर 23। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम, यानी जो अपनी लाइफ में वो मूर्त अनुभव से सीखते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं लाइफ में जो सीखते जाते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, ठीक है। तो जीवन में आप देखेंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं एक अनुभव की, एक्सपीरियंस की, अनुभव की। और अनुभव आपको कैसे प्राप्त हो रहा है, वो टाइम टू टाइम आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे जैसे आपको चीज़ें आप हो रही हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप जो है टाइम टू टाइम अपने अनुभव को उसको आप देख रहे हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस। रियल लाइफ प्रॉब्लम से डेवलपमेंट इज रिलेटिविटी ऑर्डरली एंड सिक्वेंसली, एक विकास जो है क्रम की अवस्था में होता है, ये बातें कह रहा है। तो दोनों चीज़ें सही है। मैंने अभी आपसे ये बताया कि जो आप अनुभव से सीख रहे हैं, ठीक है ना, और ये अनुभव कैसे आपको मिल रहा है, एक अनुभव इस सीक्वेंस में आपका बढ़ते जा रहा है, वो क्रम है ना अभी। तो इसका ये और दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही है, और एक दूसरे की ये व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य को प्रगति दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्यों प्रभावी प्रणाली है पोर्टफोलियो, क्योंकि आप देखेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया को छात्र को शामिल करते हैं, व्यक्तिगत छात्रों की प्रतिभा अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका है वे छात्र रूप से अंतिम उत्पाद, नहीं, ये जो है ना आपका ये वाला अंतिम उत्पाद, ये नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। तो बाकी आप देखिए कि ए, बी और डी किस में है, तो पहला ऑप्शन है, तो ये होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित तो कौन सी संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। संरचनावादी किस पे फोकस कर रहे हैं, अधिगम, संरचनावादी अधिगम किस पे फोकस करता है, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पहले आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ, ऑप्शन में ही दिख गया इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की
कोहलबर्ग की नैतिक आलोचना केंद्रीय तर्क है। नारीवादी दृष्टिकोण, देखिए स्पष्ट पहले ही आपको मिल गया, सेकंड ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है कि वो नगद पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि सुजाता किस में भाग ले रही है, प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए। ठीक है, ये कैसी रुचि रखती है, कैसा रुचि है इसका? रुचि जो है दो चीज़ें हैं, दो तरह से आपको आ सकती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है आपका कि जो आंतरिक रूप से, ठीक है, आंतरिक रूप से होता है। तो और आंतरिक रूप से कोई चाहता है मुझे कुछ बनना है या कुछ पाना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप बाह्य चीज़ को देख करके जब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं बाह्य चीज़ देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देखिए, है ना, इसका बाहरी रूप से सीधे सीधे दिया हुआ है। और यहाँ पर बाकी जो 3 ऑप्शन है, आपको बच्चा डरता है कि नहीं असफलता ना मिल जाए मुझे, तो उस डर से अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है या मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, ये वाला एग्जाम्पल, मास्टरी हासिल करनी है, ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें इंटरनल है। उसी तरह से आंतरिक रूप से प्रेरित, ये तीनों बातें इसमें शामिल नहीं है, बल्कि बाहरी रूप से प्रेरित शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और स्मृति आगे संग्रहित करने में, तो क्वेश्चन को फिर से समझिए, प्रक्रिया है ना के लिए क्या है, आवश्यक है। तो अगर हम कहेंगे किसी भी चीज़ को मेमोरी में लाना है ना, तो उसको लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले सेंसेशन होना चाहिए, संवेदना जिसको कहते हैं, फिर अटेंशन होना चाहिए, ठीक ना, फिर उसका रिसीव की भूलना है तो बाद की प्रक्रिया है, क्षय होना वही भूलने संबंधी यही बात की प्रक्रिया, पुनर्प्राप्ति जब याद हो जाए उसको रिकॉल करने की प्रक्रिया में आएगा ये, ठीक है, ये भी नहीं, रिसीव्ड की प्रक्रिया में। तो सबसे पहले पहला जो इसका मतलब आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है ना, ये कह रहा है ना रिसीव्ड, ठीक है, कौन सा है, तो रिट्राइवल जो है पुनर्प्राप्ति हुआ। और यहाँ आपका हो जाएगा इसका ध्यान देना, ध्यान बताया ना, सेंसेशन होगा, अटेंशन होगा, तब जो है आपका उसमें आप रिस्टोर करेंगे, तब फिर बाद में जा कर के आप रिट्राइवल करेंगे उसमें। नेक्स्ट आ जाइए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून जो है, कानून की बातें लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने इसमें डाला भी था है ना, कि कानून से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो पारंपरिक जो है ना, पारंपरिक नैतिकता, इसका आपको लेवल आपको पता ही होगा, हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताएंगे इसका लेवल और इसके स्टेजेज आपको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, 29 का थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्मसंप्रत्यय के विकास की दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, आत्मसंप्रत्यय की दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीद रखना, सभी विद्यार्थियों में बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। कौन से विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय का, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक सेल्फ कॉन्सेप्ट के विकास की दृढ़ता को प्रभावित कर सकता है। तो आप स्टार्टिंग में सोचिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे मोटिवेट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, कोई छोटे छोटे पुरस्कार वगैरह की बात करते हैं, उनको थोड़ा सा ऑटोनोमस भी, उनको स्वतंत्रता भी देते हैं थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर और बेस्ट आंसर होगा 4। ठीक है, थैंक यू। मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी कराए हैं, है ना, इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में वीडियो में, ताकि जल्दी कराने का पर्पस ये है कि आप तक पहुंच सके। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारे आंसर्स आपको पहुंचेंगे जल्दी से जल्दी, और आप उसको फिर अपने हिसाब से जल्दी जल्दी मैच कर पाएंगे। थैंक यू।